अपने भाइयों से ही कहूंगा कि 2019 में आपने किसी को हक दिया है, मैं भी आपका भाई हूँ, सीमांचल का मैं भी बेटा हूँ, एक हक मुझे भी 24 के लिए दी। कुछ चीजें आई जो आपके जरिया से आई हैं, जैसे महिला यहाँ गर्ल्स कॉलेज नहीं है, या और उस टाइप का एजुकेशन का जो हॉस्पिटल का के बारे में बात आई कि हमें बंगाल जाना पड़ता है, बिहार से हमें कोई किसी तरह की कोई मदद नहीं। इस पर अगर हमारा एमपी जीतते हैं, हम इमीडिएटली काम करने का काम करेंगे। तो मैं हूँ राज खान, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गोरुखल पंचायत में इल्फराज चौक। हमारे संघ के सदर अख्तरुल ईमान साहब जो अमूर अभी प्रेजेंट में हैं, अभी जो है हमारे लोकसभा क्षेत्र का दौरा में है और पोठिया के हमारे गोरुखल पंचायत में मौजूद है। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे सर के साथ जो है क्यों मतलब जो अचानक दौरा कर रहे हैं सर, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है क्योंकि रिसेंटली इलेक्शन है। सारा चीज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सर सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। स्पेशल क्या मतलब दौरा जो कर रहे हैं अचानक, इसके बारे में क्या कहेंगे? भाई पोठिया से मेरे देरीना ताल्लुकात रहे हैं। इस वक्त भले ही मैं एमएलए अमोर से हूँ, लेकिन सीमांचल के मसाइल पर मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ लड़ाई लड़ता हूँ और यही वजह है कि पार्लियामेंट इलेक्शन भी यहाँ लड़ा तो यहाँ के भाइयों ने काफ़ी साथ दिया मुझे। 2014 का इलेक्शन हो जिसको मैं छोड़ दिया था, उसके बाद भी काफ़ी अकीदत देखी थी। 2019 में भी खातिर खा मुझको यहाँ से लोगों ने हमदर्दी दी। 2024 का इलेक्शन सामने है। हम अपने मोहसिनों से, बुजुर्गों से, समाज के पढ़े लिखे लड़कों से, सोशल एक्टिविस्ट से, आप जैसे पत्रकार लोगों से मिलता हूँ कि सीमांचल के मसाइल जो हल नहीं हो रहे हैं उसका इलाज क्या है। क्या हमारी सियासी गफलत उसकी जिम्मेदार नहीं है? तो गफलत की इस चादर को नोच फेंको, एक नए अज़्म और इरादे के साथ अपने इलाके के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ो। वही पैगाम के साथ मैं इस वक्त फिर रहा हूँ, इलाके में दौरा कर रहा हूँ। क्या ख्याल है इस बार लोकसभा इलेक्शन लड़ने का ख्याल है? या अल्लाह, सारी रामायण पढ़ गया, सीता किसकी जोड़ूं, इतनी सारी बातें मैं कह दिया। इसका मतलब तो यही है कि 2024 में इंशाअल्लाह फिर से मैं किस्मत आजमाऊंगा, फिर से मैं कोशिश करूंगा अपने भाइयों से मिलने जुलने का, सीमांचल के मजलूम आबादी को एक बार फिर जगाने के लिए पूरी कोशिश करने का। इंशाल्लाह 2024 के किशनगंज के लोग बहुत बड़ी उम्मीद से जो है एमआईएम के और 4 विधायक जो थे रिसेंटली जो दूसरे पार्टी में चले गए हैं, इससे बहुत लोग जो है टूट चुके हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो 4 एमएलए बहैसियत 4 फर्द के भागे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि उस चारों एमएलए के भागने के बाद वार्ड एक हमारा सचिव भी नहीं भागा है ना। लोग जितनी मजबूती के साथ पहले एमआईएम से जुड़े थे उतनी मजबूती के साथ उनका रिश्ता है। और मैं आपको बताऊं कि उसका एक रिएक्शन जो बिहार में हुआ है कि इस गठबंधन की पार्टी ने 75 सालों के बाद एक मुस्लिम उभरती हुई क़यादत का जो गला घोटने का काम किया है, उससे पूरे बिहार में रिएक्शन किया है कि साहब किसी ने मेरी बाबरी मस्जिद तोड़ी और कोई मेरी क़यादत को तोड़ रहा है। दुश्मन तो ये सभी लोग मिलकर कर रहे हैं। तो आज उसकी वजह से पूरे बिहार में एक नए हौसले के साथ एमआईएम से लोग वाबस्ता हो रहे हैं, इसलिए उनसे कतन नहीं। देखिए, मामला ये हुआ, वो गए, वो थे भी नहीं इस लायक कि इस पार्टी में रहे, इसलिए वो चले गए। उनके जाने का गम नहीं है। नाअहल औलाद से इंसान का लावलद रहना बेहतर है। ऐसे नाअहल लोगों के चले जाने से पार्टी की सेहत पर कोई असर नहीं बल्कि बेहतर हुई है पार्टी की सेहत। अगर आप पर तो आरोप लगते रहते हैं और एक गंभीर आरोप लगाया है मास्टर मुजाहिद साहब जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। वो कह रहे हैं कि जब ओवैसी साहब आए थे फर्स्ट टाइम सीमांचल में, ओवैसी स्कूल और कई तरह के जो यहाँ पे वादे करके गए थे, वो वादे पूरे नहीं हुए हैं। ये आप पर आरोप लगा रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? उनसे कहिए कि तुम्हारे जो आका हैं नीतीश कुमार जी, वो यहाँ पर पिछले 17 सालों से उनकी हुकूमत चल रही है। यहाँ पर उसने क्या क्या दिया तुम्हारे इस इलाके को? अवैसी साहब ने कहा कि भाई इस इलाके के लोगों को जिताइए, आप अपनी कुव्वत खड़ी कीजिए। हमने जो आज वहाँ हैदराबाद में इतने अच्छे स्कूल, इतने अच्छे कॉलेज, इतने अच्छे हॉस्पिटल कायम किए हैं, वो आसमान से नहीं टपके हैं। हमने अपनी सियासी कुव्वत बनाई है। इस इलाके में आप अपनी सियासी कुव्वत बनाइए, यहाँ भी इस तरह के स्कूल खुलेंगे, यहाँ भी इस तरह के हॉस्पिटल खुलेंगे। उस बात में तो सदाकत है, उसमें दिक्कत क्या बात की है? दिक्कत किस बात की है? यकीनन है कि हमारे लोग उठेंगे, यकीनन है कि उससे अच्छे स्कूल आएंगे यहाँ पर भी, है ना। अपने घर के पैसे कांग्रेस को 56 सालों से लोगों ने इख्तियार रखा। कांग्रेस के किसी नेता ने अपने बाप के घर के पैसे से कर दिया है ना। जिस राजद को वोट दिया, जिस जदयू को वोट दिया, उसके किसी नेता ने अपने घर के पैसे से क्या कर दिया? अरे भाई, सियासी जमातें उठती हैं कि सरकार को हम टैक्स देते हैं, उसी टैक्स के पैसे से हम मियारी स्कूल और कॉलेज खुलवाएंगे। वही तो तरीका है एमआईएम की, जैसा कुछ उसने हैदराबाद में किया। इंशाल्लाह आज नहीं कल यहाँ होगा।
सर और एक परेशानी हमारे पोठिया प्रखंड की अगर बात करें, खास करके हमारे बहनों के साथ जो अभी जो ग्रेजुएशन इंटर कंप्लीट करने के बाद एडमिशन किया है, बहुत सारे मामला है क्योंकि पोठिया में एक जो है गर्ल्स कॉलेज नहीं है, बहुत बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है सर। उसके साथ उन लोगों को मैक्सिमम लड़की को जो है नेहरू कॉलेज कर दिया गया है जो बहादुरगंज, यहाँ से काफ़ी दूर है और बहुत सारी लड़की जा नहीं पाएंगे, रेगुलर क्लास करना है, तो इसमें क्या आप कहेंगे सर? देखिए, ये सरकार दोगलेपन की सरकार है। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ, लेकिन बेटियों की इज्जत सरे बाजार नीलाम होती है। बेटियों के मामलात सुने नहीं जा रहे हैं, उनकी कहीं आबरू लुटती है, कहीं उनकी इज्जत लुटती है। और एक साजिश, गहरी साजिश है मनोवाद की कि इस इलाके के लोगों को, बल्कि देश के गरीब लोगों को पढ़ने नहीं देना है। इसलिए अमीर लोगों के बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ रहे हैं उसमें इतने तजुर्बात नहीं हो रहे हैं, और सरकारी स्कूलों को इन लोगों ने प्रयोगशाला बना दिया है। मामला यह है कि घर के करीब बेटियों को स्कूल मिलने चाहिए और यहाँ से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर जाकर के नेहरू कॉलेज में जाने का ही सपना पूरा नहीं हो सकता है। ये गहरी साजिश है कि सीमांचल के बेटे बेटियों को पढ़ने नहीं दिया जाए, उसका हिस्सा है। मैं तो यही बात कहता हूँ, ये सवाल तो हमारे सत्ता के दलालों से करने चाहिए, आप लोगों को, हमारे गठबंधन के साथियों से करना चाहिए कि जो गठबंधन गरीबों के, दलितों के हित की बात करती है, तो प्राइवेट स्कूल में तमाम तरह अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, गरीबों और मजदूरों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। तो सरकारी स्कूल कॉलेज का ये हाल होगा, इसके माने मेरी बेटी नहीं पढ़ पाए, उस साजिश का एक हिस्सा है। सर हर बार जो इलेक्शन आता है, स्टार्टिंग में आपका जो बहुत बड़ा जो है मतलब वर्चस्व रहता है लोगों के प्रति, जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आता है फिर जो वो डायरेक्ट लोगों का कहना एक हवा चल जाता है कि सरकार बनाना है। तो इस बार अकेले मात्र हैं सीमांचल में, 5 से 4 चले गए, अकेले मात्र है 243 में। तो क्या ऐसा उम्मीद लग रहा है लोगों को, मतलब इस पे आप क्या कहेंगे? आपकी बात आधी सच है। भले ही मेरे एमपी के इलेक्शन में लोगों ने सरकार बनाने के लिए वोट दे दिया होगा, लेकिन 5 लोग जीत के गए थे तो ये बात सच नहीं थी, है ना। लोगों ने बड़े एतमाद के साथ वोट दिया था, और जिनको पिछले इलेक्शन में वोट दिया था लोगों ने उनको भी देखा है। यही अख्तरुल ईमान है जिसने 2014 में बीजेपी के हाथ में जाने से, इस इलाके को बचाने से अपनी कुर्बानी दी थी। मैं तो अपने भाइयों से ही कहूंगा कि 2019 में आपने किसी को हक दिया है, मैं भी आपका भाई हूँ, सीमांचल का मैं भी बेटा हूँ, एक हक मुझे भी 24 के लिए दीजिए। फिर भी आपको बदनाम क्यों किया जाता है? आपको बीजेपी का बी टीम क्यों कहा जाता है? बीजेपी का बी टीम जो लोग कहते हैं, मैं कहता हूँ कि एक तो ये है कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार, ये सब सवालात ऐसे हैं जिसके जवाब देने की जरूरत नहीं है। बीजेपी का मसला है ये बताइए कि बाबरी मस्जिद टूटी, तो बाबरी मस्जिद टूटने के बाद बीजेपी परवान चढ़ी, और बाबरी मस्जिद को तोड़ने के हालात किसने बनाए, ताला किसने लगाया, पता आपको किसने लगाया ताला? कांग्रेस की सरकार जी। मूर्ति किसने बैठाया? उसी के सरकार में। अच्छा, आज फसाद हुआ 2002 में गुजरात में, लेकिन ये बताइए मीरठ और मलयालम में किसके जमाने में फसाद हुआ, है ना? जाहिर है कांग्रेस के जमाने में हुआ। तो कांग्रेस ने पाल पूछ कर बीजेपी को आगे बढ़ाया। लालू जी की जब सरकार बनी 90 में, तो बीजेपी का बाहर से समर्थन लिया। और नीतीश जी का मामला यह है कि नीतीश जी तो 25 साल से बीजेपी के साथ है। बिहार के सौहार्दपूर्ण माहौल में हिंदू मुसलमान जहां मोहब्बत से रहते हैं, बीजेपी को, आरएसएस को घर घर पहुंचाने का काम किसने किया? नीतीश कुमार ने किया। जो नीतीश कुमार ने खुद बीजेपी आरएसएस को घर घर पहुंचाया है, वो नीतीश कुमार के लोग, उस गठबंधन के लोग मुझे कहें, नीतीश कुमार को आंख खोलकर देखना चाहिए कि पार्लियामेंट के अंदर में मोदी के तमाम तर नापाक इरादों के खिलाफ, उनकी जन विरोधी पॉलिसी के खिलाफ, चाहे पेट्रोल की कीमत बढ़े, चाहे एनआरसी का मामला हो, चाहे तलाक बिल हो, इन तमाम तर मुद्दों पर दिल खोलकर कौन बोलता है? उसका नाम बैरिस्टर सऊदी अवैसी है ना। यूएपीए जो एक्ट बना, वो निशाना मुसलमानों को बनाया गया, कांग्रेस ने उसका साथ दिया। तो आप नहीं देख रहे हैं? अभी मामला ये हुआ कि मोनू मनेसर, जिसका नाम है मोहित यादव, जिसने पूरा फसाद किया हरियाणा में, और एक ट्वीट तक नहीं कर सका बिहार में, चाहे वो राजद के लोग हो, चाहे जदयू के या कांग्रेस के लोग हो। कांग्रेस का कोई बड़ा नेता यहाँ तक नहीं पहुंचा। आप देखेंगे हाफिज साद का अभी हरियाणा में कत्ल हुआ, असगर का कत्ल हुआ मुंबई में, और एक आदमी उनका कोई खबरगिरी नहीं करता है। यमायम जाती है तब सरमन लिहाजन वहां पहुंचता है। बिहार में अकलियतों पर जुल्म हो, ये सब मुंह में पट्टी बांध के रह जाते हैं और हमें बीजेपी का एजेंट कहते हैं। शर्म होनी चाहिए, जिनके दांत खुद मैले हो, उसको मंजन बेचने के लिए नहीं निकलना चाहिए। आइंदा इलेक्शन को लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे इलाके? हम सीमांचल के लोगों को कहना चाहते हैं कि सीमांचल आजादी के बाद बिहार के दूसरे इलाके से खुशहाल था। इस बात की दलील है कि बिहार के दूसरे इलाके के मजदूर यहाँ आकर लाखों की तादाद में काम करते थे, और आज हमारा बच्चा हर घर से
किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का शौहर, 70% नौजवान आज हमारा प्रदेश जाने पर मजबूर है, रोजगार के कोई मौके नहीं। आज भी 2 लाश हमारे आ रहे हैं। अभी गाजपाड़ा में राजस्थान में एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ हमारा, उनकी लाश आ रही है। आज पोठिया का भी अभी 1 लाश का अभी रिलीज करवाया मैंने, वहां उस्मानिया इससे मौलाना सज्जाद साहब ने फोन किया, अभी वो लाश आएगी। ये क्या है, प्रदेश हमको कमाने जाने की मजबूरी है। यहाँ हमारे यहाँ कल कारखाने खुले, यहाँ 50-50 किलोमीटर पर मानंदा में, ढोक में, कनकई में नदियों पर पुल नहीं बना, और हमारे पैसे से पटने में फ्लाईओवर बन रहा है, हमारे पैसे से पटने में मेरीन ड्राइव बन रहा है, हमारे खून के पैसे से पटने में मेट्रो की लाइन बिछाई जा रही है, रबर डैम बन रहा है गया में, और ग्लास ब्रिज बन रहा है नालंदा में। ये कब तक होता रहेगा? हम सीमांचल के लोगों को पैगाम देना चाहते हैं कि इस मुल्क में इज्जत की जिंदगी गुजारना चाहते हो तो अपने दरमियान में क़यादत पैदा करो। इस मुल्क में, इसी राज्य में यादव भाइयों के साथ नाइंसाफी हुई, लालू यादव जी उठे, यादवों को इंसाफ दिलाया। इस राज्य में कोयरी कुर्मी भाइयों के साथ नाइंसाफी हुई, नीतीश जी उठे, उनको इंसाफ दिलाया। पासवानों की अनदेखी हुई, पासवान जी उठे। तो मैं कह रहा हूं कि अकलियत के लोगों, तुम्हारी दाढ़ियां नोची जा रही है, टोपियां तुम्हारी उछाली जा रही है, तुमको महरूम किया जा रहा, अपनी क़यादत पैदा करो। इसी क़यादत को पैदा करने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, इलेक्शन कैसा पूरे बिहार में लड़ेंगे या फिर? यकीनन पूरे बिहार में तैयारी चल रही है, क्योंकि इन लोगों ने गठबंधन में हम लोग को नहीं लिया है, क्योंकि इनको मुसलमानों के वोट चाहिए, मुसलमानों का लीडरशिप इनको नहीं चाहिए। इनको ये बात पसंद नहीं है कि हमारी आगे की कुर्सी में कोई मुसलमान भी बैठे, ये तो गुलाम बना के रखना चाहते हैं। इसलिए अब हमारी मजबूरी हो गई है कि हम तीसरा गठबंधन बनाएंगे और इंशाअल्लाह पूरे बिहार में अपनी ताकत के साथ लड़ाई लड़ेंगे। एक सवाल सर, हमारे बिहार सरकार जो नीतीश कुमार जी है, अलग अलग स्टेट में जाके एक फ्रंट में जो है पार्टी बनाई है, जिसमें ओवैसी साहब को शामिल नहीं किया गया, इस पे आप क्या कहेंगे? बस यही तो है, ये लोग चाहते हैं कि ये लोग मंत्री बने जिनके मुंह में गजुआ हो, जो सिरजापुरी में कहते हैं गजुआ, है ना, जिसके मुंह में बोली नहीं हो, उसको मंत्री बनाए। आज 4-4 मंत्री बना हुआ है। अभी आए थे जमा खान, मुसलमानों के किस मसले का हल किया? चूंकि ये लोग सरकार की चाकरी करते हैं, मंत्रालय उनको नहीं दी जाती है। ये लोग ऐसी लीडरशिप को पसंद नहीं करते हैं, अकलियतों के दरमियान में से, दलितों के दरमियान में से, जो सरकार के आंख से आंख मिलाकर उनके हक की बात करे। अवैसी साहब का नारा है, न करबल में, न मक्तल में, न शाह के आगे मोमिन झुकता है फकत अल्लाह के आगे। मैं गर्दन किसी के सामने मैं नहीं झुकाऊंगा, अपने हक की बात करूंगा। जिस दिन गर्दन कटने की होगी, अल्लाह ने मौत लिख दिया तो मौत होगी, लेकिन मैं झुक के बात नहीं करूंगा। तो इसलिए इन लोगों को दिक्कत हो रही है। कांग्रेस के ही जो पूर्व विधायक रह चुके तौसीफ आलम साहब रिसेंटली 2 दिन पहले ट्वीट किया है, फेसबुक में पोस्ट किया था कि जो अगर ओवैसी साहब को इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं करते हैं तो उसको दिक्कत होगी। इस पे आप क्या कहेंगे? अब अल्लाह करे सद्बुद्धि दे कांग्रेस के लोगों को, सच्ची समझ दे। हम लोग तो ये कहते हैं कि अब तो हम लोग इसलिए भी कह रहे हैं कि हमारे बहुत सारे लोग उसको बोलते हैं कि तुम्हारा गठबंधन क्या नहीं है छन, तो अभी तो हम गठबंधन में जाना चाहते हैं, तो गठबंधन में वो नहीं ले रहा तो उसको ना बोलोगे कि वो गठबंधन में क्यों नहीं जाना ले रहे हो? सवाल उससे करना चाहिए। ये वही लोग हैं, कुछ लोग मुसलमानों की गर्दन काट रहा है सियासी तौर पर, और कुछ लोग उसकी गर्दन झुका रहा है। ये लोग हैं कि गर्दन झुका के जिए, ये लोग नहीं चाहते हैं कि मुसलमानों की कोई क़यादत उठे। अभी देखो 1,70,000 टीचरों की बहाली होने जा रही है, उसमें एक उर्दू का टीचर बहाल नहीं होगा। 80,000 उर्दू के टीचरों की जगह खाली है, और आज 12,000 टीचरों का 11 साल से रिजल्ट नहीं दे रहा है। आज उर्दू अकेडमी में बहाली नहीं हुई है, उर्दू मसावरती बोर्ड में किसी को जिम्मेदार नहीं बनाया गया है। हाई स्कूल में बच्चे उर्दू पढ़ रहे थे, उर्दू के सब्जेक्ट को खत्म किया जा रहा है। अभी इन लोगों ने प्रोग्राम में उर्दू को रखा है, जो रूटीन है उससे उर्दू को गायब कर दिया गया है। ये सारी नाइंसाफी हो रही है, इन सारी नाइंसाफी के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। अगर आपको गठबंधन में शामिल करना चाहे तो आप तैयार हैं? भैया हम लोग तो शुरू दिन से कहा कि गठबंधन में लो, लेकिन वो समझते हैं कि ये तो आएंगे तो ये सीमांचल की वकालत करेंगे, ये तो हक की बात करेंगे, ये तो मजलूमों और दलितों की बात करेंगे, उनके पेट में ऐंठन होती है, इसी वजह से लेने से इनकार करते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे प्रदेश सचिव है हमारे साथ, सर से बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि एमएलए साहब के साथ ही है, आज क्षेत्र दौरे में है। सर, आप इस पर आप जो दौरा कर रहे हैं इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पार्लियामेंट की हमारी मुकम्मल तैयारी है। पार्लियामेंट के मद्देनजर लोगों से मिलते जुलते आए हैं। पोठिया में भी हमने पहला विधायक पोठिया से हमने चुना था एमआईएम का। हमारे बिहार सदर के साथ अभी हम लोग पूरी टीम खड़े हैं। कुछ लोग टेरागात से भी चल कर आए हैं और मैं बहादुरगंज से चल कर आया हूँ। पोठिया के सारे लोग आप देख रहे होंगे, एक बड़ी भीड़ है। हम लोग अपने इलाके में अपने लोगों के बीच अपनी बातों को रखने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए इलाके का दौरा में है। यानी ये तय है कि इस बार जो अख्तर साहब एमपी इलेक्शन लड़ेंगे? जी, 3 लाख हम लोग वोट लाए हैं, उसको 6 लाख में हम लोग को तब्दील करना है। पूरी तैयारी, यही मिशन है। जी, मुकम्मल तैयारी चल रही है। जी। सर, आप पर बार बार आरोप लग रहा है कि बीजेपी का बी टीम। अरे, बीजेपी से जो बिरयानी खाकर, मलाई खाकर आकर आज कटकर फिर आया है, जो कल को फिर विधायक बीजेपी में चला जाएगा, वो कह रहे हैं कि बीजेपी का बी टीम।
वो जो बीजेपी के घर में रह करके 17 साल मलाई खाकर आया है, वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी का बी टीम। जो खुद बीजेपी के लिए वोट मांगा, जो आपके पोठिया जो किशनगंज क्षेत्र से जो बीजेपी का कैंडिडेट के लिए खुले मन से वोट मांगा, वो हमारे पर इल्जाम लगा रहे हैं वो अपना किरदार देके। सीमांचल में नहीं, पूरे बिहार में मात्र एक सीट बचा है। बड़ी उम्मीद के साथ जिताया था 4 लोगों को, 4 विधायक को। वो लोग चले गए, जाने के बाद यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि जब मतलब फिर बाद में कहीं ये भी आरोप लगाए हैं कांग्रेस की तरफ से कि अख्तर साहब किस दिन कहाँ चले जाएंगे कोई गारंटी नहीं। ये अख्तर साहब भी आरोप लगाए, इस पे क्या? ये अवाम की ताकत थी, जो ये चारों बाहर के जो दूसरे दलों के ही थे, जो हमारी पार्टी ज्वाइन किए थे, खौफ में आकर लोगों के डिमांड पर। ये अवाम की ताकत आंधी है, इसको ये लोग रोक नहीं पाएंगे। यही आंधी जो आप देख रहे हैं हर चौक चौराहे पर, यही आंधी कई पार्लियामेंट जिता कर ले जाएगी। फिर 2025 में याद रखिएगा 25 से अबव सीट हम लोग बिहार से निकाल कर लेकर जाएंगे। यहाँ के हैदराबाद से बड़ी पार्टी इंशाअल्लाह ताला बिहार बनेगी। कोठिया के आवाम को क्या जो है मैसेज देना चाहिए? मैं कोठिया के लोगों को दिल से, यहाँ से, अंदर से, हार्टली मैं आप सबों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप लोगों ने कई बार हम लोगों पर एतबार किया, एक एमएलए भी दिया, और आज जिस तरह से आप लोगों ने मोहब्बत दिखाई, दिल की गहराइयों से आप सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। कुछ चीजें आई जो आपके जरिया से आई हैं, जैसे महिला यहाँ गर्ल्स कॉलेज नहीं है, या और उस टाइप का एजुकेशन का जो हॉस्पिटल के बारे में बात आई कि हमें बंगाल जाना पड़ता है, बिहार से हमें किसी तरह की कोई मदद नहीं। इस पर अगर हमारा एमपी जीतते हैं, हम इमीडिएटली काम करने का काम करेंगे। आपका नाम से? मासूम रजा, एमआईएम का यूथ का प्रदेश सचिव। कहाँ से बिलोंग करते सर? मेरा घर वैसे बहादुरगंज हुआ, लेकिन लोकसभा आपका किशनगंज। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सर हमारे साथ युवा सचिव मासूम रजा साहब, और सभी इन लोगों का तैयारी जो पुरजोर से तैयारी चल रही है, जो लोकसभा आने वाला है 2024 में। तो ये सारा न्यूज़ आप तक हम पहुंचाने की RX के साथ मिलते हैं फिर नई खबर के साथ। तब तक के लिए शबा खैर।